गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के विस्मयादि बोधक वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे जो बच गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, जैसे संदेह में कार्य के होने में संदेह का भाव प्रकट हो, संदेह कहेंगे। शायद आज धूप खिले, शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जब संकेतवाचक वाक्य की बात हो तो संकेत में संकेत या शर्त आदि का बोध होता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यदि ध्यान देते तो कप नहीं टूटता, संकेत दे रहा है। इच्छावाचक में जब वाक्य में इच्छा अथवा कामना का भाव प्रकट हो, उसे हम इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दो, तो ये ईश्वर से कामना कर रहा है कि ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दो। अपनी इच्छा को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, अपने ईश्वर से कामना कर रहा है। तो इसमें कामना का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य। जब वाक्य से विस्मय, हर्ष, घृणा, क्षोभ आदि का बोध होता है तो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आहा कितना स्वादिष्ट भोजन है, तो यहाँ पे विस्मयादि वाचक वाक्य लगाया गया है। विस्मयादि बोधक जब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी पढ़ेंगे, तो यही विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जैसे आहा कितना स्वादिष्ट भोजन है, छी मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने पापी हो, अरे आप अभी तक नहीं यहीं बैठे हैं। तो इस वाक्य में विस्मय, हर्ष, घृणा, क्षोभ आदि का बोध होता है, तो वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। आप सभी बच्चे ये शब्दावली को ध्यानपूर्वक याद करें। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न, उद्देश्य और विधेय से आप क्या समझते हैं। उद्देश्य क्या होता है। जैसा कि हम लोग वाक्य के भेद के बारे में अध्ययन किए कि वाक्य के भेद कई आधार पे होता है, लेकिन हम लोग अर्थ के आधार पे, जो बुक में दिया गया है आपके सिलेबस के अनुसार, तो अर्थ के आधार पे हम लोग वाक्य के भेद के बारे में पढ़े। वैसे तो वाक्य के भेद रचना के आधार पे भी, क्रिया के आधार पे भी होता है, और अर्थ के आधार पे तो होता ही है। तो एक होता है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग जो होता है दो होता है, इस चैप्टर में नहीं बताया गया लेकिन प्रश्न पूछा गया है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य कितने अंग, दो। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानेंगे। वाक्य के जिस भाग में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, वाक्य के जिस भाग में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे राम है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो वाक्य के जिस भाग में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में वाक्य के जिस भाग में कुछ कहा जाता है, अब जो उद्देश्य है उसके बारे में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है। सबसे पहली बात क्या कि वाक्य में जिस भाग में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे देखेंगे, जैसे एक सिंपल सा वाक्य लेंगे, राधिका नाच रही है। ठीक है, राधिका नाच रही है, तो इस वाक्य में राधिका क्या है, उद्देश्य है। राधिका क्या है, नाच कौन रहा है, उद्देश्य, राधिका। तो राधिका उद्देश्य हो गया और नाच रही है, ये उद्देश्य। विधेय का मतलब होता है जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। तो उद्देश्य क्या है, राधिका है, तो राधिका नाच रहे, तो राधिका के बारे में कुछ कहा जाए तो वह हो जाता है विधेय। अर्थात इस वाक्य में राधिका उद्देश्य और नाच रही है, सो विधेय होता है। तो उद्देश्य और विधेय से आप समझ गए। तो उद्देश्य की परिभाषा में आप लिखेंगे कि वाक्य के जिस भाग में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है।
वाक्य के जिस भाग में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। और विधेय में लिखेंगे उद्देश्य के बारे में वाक्य के जिस भाग में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में वाक्य के जिस भाग में कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के नाम लिखिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जैसा कि आप जानते हैं 8 होता है। विधान वाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, या आपके बुक में दिया है विधानार्थक, निषेधार्थक, वही सेम नाम है, विधानवाचक या विधानार्थक, निषेधवाचक या निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। ठीक है, तो ये वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद का नाम लिखना है। सिर्फ भेद का नाम, इसमें परिभाषा नहीं लिखना है। नेक्स्ट है भाषा की समझ में जो क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आप बुक में जो जगह दिया है रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान के सामने आप भरेंगे। जैसे पहला प्रश्न है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि जिसमें ना होने का संकेत मिले, नकारात्मक भाव प्रकट हो, वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक से तो चिन्ह भी है, ऊपर से मुझे पीछे से आवाज़ किसने दी। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका सही सही उत्तर दें। ठीक है, फिर इसी तरह आह के बारे में तो आप जानते हैं विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक के बारे में कहा गया है। शायद का जब भी चर्चा हो, शायद का बाद तो संदेह हो जाएगा, जिसमें संकेत कर रहा है, वाक्य में संकेत कर रहा है। यदि सावधान रहते तो धोखा नहीं मिलता, तो संकेत हो गया। मैंने खाना खा लिया, तो ये साधारण वाक्य या विधानवाचक वाक्य बोलते हैं, विधानार्थक वाक्य बोलते हैं। काश मुझे उनके दर्शन हो जाते। तो यह विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक के बारे में बताया जा रहा है। तो आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक लिखेंगे। फिर इसी तरह दिया गया है दीपिका नाच दिखा रही थी, यह वाक्य उदाहरण है। विधानार्थक वाक्य या साधारण वाक्य भी इसे बोल सकते हैं। निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण क्या है? जिसमें नहीं का चर्चा हो, नकारात्मक भाव हो। मैं बस में बैठा ही नहीं था, इसमें ना की बात कहा जा रहा है। उन्हें चुप रहना चाहिए, यह वाक्य उन्हें चुप रहना चाहिए, तो ये क्या है? आज्ञार्थक वाक्य है। फिर यह संदेहवाचक वाक्य, संदेह जिसमें संदेह पाया जाता है। शायद का चर शायद वह खा ले, तो यह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद हम लोग विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। जैसे विराम चिन्ह, जब हम अपनी बातों को लिखने या कहने में, जब अपनी वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए जब हम ठहरते हैं, वाक्य में रुकते हैं, तो उसे हम विराम कहते हैं। और जब लिखने के क्रम में जब हम अपने वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ की स्पष्टता के लिए या उसे प्रभावशाली बनाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि जैसे विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें तो क्या होगा? तब वाहन चालकों को पता नहीं चलेगा कि उन्हें कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल दिया गया कि चौराहे पर अपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा। जरा सोचिए कि वे वाहनों को रुकने अर्थात विराम के लिए संकेत चिन्ह का प्रयोग ना करें तो क्या होगा? जब वाहन चालकों को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें कब रुकना है और कब चलना है, कब आगे बढ़ना है। अगर रुकना है तो कितनी देर के लिए रुकना है। व्याकरण में यही काम विराम चिन्ह का होता है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। तो विराम चिन्ह भाषा में अपनी बातों को समझाने या किसी कथन पर बल देने के लिए, कुछ स्थानों पर रुकने या विराम देने के लिए कुछ विशेष चिन्ह का कुछ विशेष चिन्ह बने हुए हैं। जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते उसे विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत सारे विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, अल्प विराम, विस्मयादि
सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा विराम, अर्थात पूरी तरह से रुकना। ठीक है, यह चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। स्पष्ट है। सेना मोर्चा संभाले रही, तो यहाँ पे हम ये कंप्लीट वाक्य है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंततः तीनों आतंकवादी मार गिराए गए। विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में नहीं होता, किंतु जब अप्रत्यक्ष रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगाया जाता है। क्या बताया गया कि विराम चिन्ह का प्रयोग विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में नहीं होता, किंतु जब अप्रत्यक्ष रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगाया जाता है। जैसे बताइए कि रावण को किसने मारा। एक पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, लेकिन वाक्य के अंत में नहीं होता, किंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जाता है। बच्चे ने पूछा कि कौन सा रावण, रामलीला वाला रावण या लंका वाला रावण। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अल्पविराम। अल्पविराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। वाक्य में जब जहाँ थोड़ी देर के लिए हम विराम देते हैं या विराम का प्रयोग करते हैं या कुछ देर के लिए रुकते हैं, तो वहाँ पे हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देंगे, जब एक ही प्रकार के शब्दों को पृथक करना हो, अर्थात अलग करना हो, ऐसे में हम वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। मैंने कॉपियाँ, किताबें और पेंसिल खरीद ली, तो वहाँ पे अल्पविराम का हम प्रयोग किए। जब एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करके लिखना हो। जब वाक्य में हाँ या नहीं पर बल दिया जाता है, तो वहाँ पे जैसा हुआ बल देना हो, तब वहाँ पे हम अल्प विराम लगाते हैं, जैसे आप देखेंगे। लेकिन उसके प्रारंभ में, जब वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त हाँ या ना के बाद बल देना हो, तब वहाँ पे लगाते हैं। जैसे हाँ, वहाँ पे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया। फिर है नहीं, वहाँ पे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया। जब वाक्य के मध्य में वाक्यांश का उपवाक्यों के को पृथक करना हो, तब जैसे एक बार बार उल्टी आना, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया। फिर मेरी राय में ठीक लक्षण नहीं है, मेरी राय में ठीक लक्षण नहीं है, बार उल्टी आना, मेरी राय में ठीक लक्षण नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वाक्य के मध्य में वाक्यांश या वाक्यों को पृथक करना हो, तो वहाँ पे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी के कथन को उद्धृत करना हो, जैसे हामिद ने पूछा यह चिमटा कितने पैसा का है, वहाँ पे हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य के प्रारंभ से संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब उसके बाद में जैसे सुनो आज की रात सावधान रहना, तो वहाँ पे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक का अर्थ होता है प्रश्न पूछने के लिए संकेत देने वाला। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न पूछने का भाव हो, उस वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कुछ खाते क्यों नहीं, किसने यह धनुष तोड़ा, तो अब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने की बात है कि जब किसी वाक्य में एक प्रश्नवाचक उपवाक्य आया हो, तब दूसरा सामान्य वाक्य हो, तब वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। ध्यान देंगे कि प्रश्नवाचक उपवाक्य आया हो जब किसी वाक्य में, और दूसरा सामान्य वाक्य हो, तब वहाँ पे हम प्रश्नसूचक चिन्ह के स्थान पे हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेताजी ने क्या कहा
जितना जनता समझ नहीं पाई। नेताजी ने क्या कहा कि जनता समझ नहीं पाई, वहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ से आए हो यह तो बताओ, तुम कहाँ से आए हो यह तो बताओ, तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक ही वाक्य में जब कोई उपवाक्य आए हो तब वे सब के सब प्रश्नसूचक उपवाक्य हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम लगाकर केवल अंत वाले उपवाक्य के साथ प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, इन बातों से हमें क्या लेना देना, तो हम प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। जब वाक्य में कई उपवाक्य आए हो, वे सब के सब प्रश्नसूचक उपवाक्य हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम लगाकर केवल अंत वाले उपवाक्य के साथ ही प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, इन बातों से हमें क्या लेना देना, तो वहाँ पे हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उपवाक्य के साथ, वाक्य के अंत में। ठीक है।